गुड मॉर्निंग सर। बच्चा गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं यार यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिसेंट अभी टेस्ट हुआ था आपका 19th वाला, उसको डिस्कस कर ले। 19th था यार, अभी रिसेंटली हुआ था जो, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन पेपर था ना आप लोग का? ठीक जी है ना। सर। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास है मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले इसमें मास मूव कर रहा है, कंसेप्ट को पकड़ना है। इसमें मास मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v नॉट आई कैप है और एक्सेलरेशन a नॉट आई कैप है। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो दो बातें बताई जाती हैं आपको हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन की जब बात करते हो और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हो। तो इन दोनों के बारे में जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या क्या कहते हैं आपसे। फंडामेंटल्स अगर आप रिकॉल करो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर दिखाते हो और काइनेटिक फ्रिक्शन किधर दिखाते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कहते हैं कि ये अपोजिट साइड पर लगता है, अपोजिट टू टेंडेंसी, मतलब जिस तरफ मोशन हो सकता है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कहते हैं कि इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द मोशन। मोशन मतलब वेलोसिटी बेसिकली। तो मोशन वर्ड का मतलब वेलोसिटी वर्ड से लीजिए, वेलोसिटी के अपोजिट दिखा दे फ्रिक्शन फोर्स को। तो वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट आई कैप है, v नॉट आई कैप के अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन दिखा देंगे, बिकॉज मोशन में है बॉडी, तो डायरेक्टली माइनस आई कैप। फर्स्ट कंसेप्ट। इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से हमें कोई मतलब भी नहीं है, हालांकि वो भी a नॉट आई कैप ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर हमारा एक्सेलरेशन मान लो जे कैप भी होता तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता कोई। सपोज दैट एक्सेलरेशन अगर हमारा जे कैप भी होता तो भी हम फ्रिक्शन को दिखाते हैं माइनस v नॉट आई कैप पे ही। अपोजिट टू द वेलोसिटी दिखाना है हमेशा, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट सर सर हम लोग तो फोर्स के उसके रिगार्डिंग दिखाते हैं, और ये फोर्स सर एक्सेलरेशन से लिंक्ड होता है। मेरे भाई, मेरे कहाँ लिखा है? ये तो गलतियां कर रहे हो। हम लोग जो दिखाते हैं वो जरूर देखो। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ यार कि नोट्स रखो। फोर्स के अपोजिट कभी नहीं दिखाया गया है फ्रिक्शन के बारे में। हमेशा ये बोला गया है मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। मोशन वर्ड जहां भी होता है उसका मतलब वेलोसिटी होती है। मोशन वेलोसिटी से रिलेटेड है, ना कि देखिए क्वांटिटी ऑफ मोशन आप मोमेंटम से मेजर करते हो, m इंटू वी से। न्यूटन लॉ सारा मोमेंटम से स्टार्ट हुआ है। यही तो गलती कर रहे हैं हम, ठीक है जी। इसको आगे ध्यान रखो। अब ये ब्लंडर है, मतलब कि ये कहीं नहीं लिखा होता है कि फोर्स के अपोजिट लगता है, कहीं नहीं लिखा है। जी ये सर। ले, हाँ। चलिए सेकंड वाला, 60 किलोग्राम बॉडी इज पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स। और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो 60 kg बॉडी इज पुश्ड जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस द फ्लोर। इसमें एक तो, हालांकि क्वेश्चन में एक चीज अगर टेक्निकल लेवल पे चेक करूँ तो इसमें एक चीज मिसिंग है। ये जो हम पुश कर रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं, मतलब एंगल पर कर रहे हैं या हॉरिजेंटल कर रहे हैं। तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हॉरिजेंटली पुश किया जा रहा है इसको। तो एक बार बॉडी मोशन में चली जाएगी ना, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। अगर आप एक बॉडी को पुश करोगे बाय द फोर्स एफ, और ये फोर्स अगर एक बार बॉडी मोशन में आ चुकी है, एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है, तो कौन सा फ्रिक्शन दिखाते हो उस पर फिर मोशन स्टार्ट हो जाने के? काइनेटिक। काइनेटिक। तो काइनेटिक म्यू के इंटू नॉर्मल दिखाओगे। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो नेट फोर्स लिखा जाएगा कैपिटल एफ माइनस म्यू के इंटू एन अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कैपिटल एफ के बारे में कह रहे हैं कि जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट। तो जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट जो होता है वो तो म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही बॉडी मोशन क्रॉस करेगी। तो यानी कि कैपिटल एफ को जो रखोगे वो म्यू एस इंटू एन माइनस म्यू के इंटू एन अपॉन एम, और इसके बाद एन को एम जी के बराबर करके एन इक्वल टू एम जी, और यहाँ से आ जाएगा म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। आई थिंक मास मास कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। सो 0.5 माइनस 0.4 0.1 मल्टीप्लाइड बाई जी अगर 10 मानते हो तो अल्टीमेटली बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है जी, बोलो जल्दी बता दो, आगे बढ़ते हैं या फिर हम? जी सर। यस सर। ठीक है ठीक है। या फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगर कहीं रोकना होगा तो आप इंटरप्ट कर देना बीच में ही, क्योंकि बैक नहीं कर, मतलब वापस पेज पे नहीं आएंगे। अब इसमें कह रहे हैं टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द आइडियल स्प्रिंग एंड द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m
at one instant the acceleration of the block of mass m is f upon 4m then that of the other block will be okay. कैसे निकालेंगे स्क्वायर? देखिए छोटे वाले मास की एक्सेलरेशन दी है, छोटे वाले मास का एक्सेलरेशन आपको दिया गया है f अपॉन 4m। तो सबसे पहले तो ये बताओगे कि छोटा वाला मास एक्सेलरेट किस फोर्स की वजह से करेगा, है ना? तो छोटे वाले मास में अगर हम बात करेंगे तो छोटा वाला मास स्प्रिंग से अटैच है, तो स्मॉल m पर जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग की वजह से लगेगा, f ऑफ स्प्रिंग लग रहा होगा यहाँ पर। और 2m वाले मास पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा? तो 2m वाले मास पर तो एक कैपिटल F हम लोगों ने लगा रखा है और एक स्प्रिंग वाला फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m f/4m दे रखा है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है तुम्हें। तो न्यूटन लॉ छोटे वाले मास के लिए लगाओ। छोटे वाले मास के लिए तो हम लिखेंगे फोर्स ऑफ स्प्रिंग विल बी मास m मल्टीप्लाइड बाय a और एक्सेलरेशन f/4m के बराबर है। तो यहाँ पर f/4m के बराबर करके इसका मतलब स्प्रिंग वाली फोर्स की वैल्यू f/4 आ गई, स्प्रिंग फोर्स। अब आप 2m वाले मास की बात करो, 2m वाले मास का एक्सेलरेशन a डैश मान लेते हैं, तो कैपिटल F माइनस fs बराबर 2m a डैश, और यहाँ fs की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे f/4। तो जैसे ही आप fs की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, f/4 fs इक्वल्स टू f/4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो 3f/4 इक्वल्स टू 2m a डैश की वैल्यू 3f बाई आई थिंक 8m, मतलब कि ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड म्यू, मैक्सिमम वेट ऑफ द वेट W। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। ब्लॉक ए पर टेंशन फोर्स लगेगा और लिमिटिंग कंडीशन में यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि μs मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल यानी कि mg के बराबर, और इधर की तरफ एक टी डैश का फोर्स लगेगा और इसके अंदर एक टी डबल डैश का दिखा देंगे, मतलब अलग अलग फोर्सेस दिखा दो आप। तो ये जो ज्वाइंट पॉइंट है जहां पर तीनों स्ट्रिंग्स ज्वाइन है, ठीक है जी, ज्वाइंट पॉइंट, इस ज्वाइंट पॉइंट पर एक टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एक टेंशन फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वर्टिकल स्प्रिंग की वजह से, और एक टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इंक्लाइंड स्प्रिंग। तो इस ज्वाइंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट पॉइंट पर लेफ्ट साइड टेंशन काम करेगी, इंक्लाइंड की तरफ टेंशन काम करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन काम करेगी, ये ज्वाइंट पॉइंट पर होगा। और ज्वाइंट्स के बारे में एक कंसेप्ट है कि जो भी ज्वाइंट्स होते हैं स्प्रिंग्स के वो हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, किसी भी तरीके के ज्वाइंट्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम पर दिखाए जाते हैं, मतलब कि फोर्सेस को बैलेंस किया जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये एंगल थीटा अगर है तो टी डबल डैश को रिजॉल्व करोगे तो टी डबल डैश कॉस थीटा की वैल्यू कैपिटल टी और टी डबल डैश साइन थीटा की वैल्यू टी डैश के बराबर हो जाएगी, और टी डैश बॉडी बी की वेट के बराबर होगा, मतलब जो बॉडी बी का वेट होगा, अगर हम इसको मास ऑफ बी इंटू जी लिखें तो टी डैश उससे रिप्लेस कर सकते हो, मास ऑफ बी इंटू जी से, और कैपिटल टी फ्रिक्शन के बराबर है, मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है, तो कैपिटल टी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग म्यू स्टैटिक इंटू कैपिटल एम जी से, और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। टी डबल डैश कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पर कॉट थीटा, राइट साइड पर म्यूएस एम जी, और इधर की तरफ मास ऑफ बी इंटू जी, और मास ऑफ बी कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो मास ऑफ बी इसके हिसाब से आ जाएगा म्यूएस एम टैन थीटा, है ना। और मास नहीं शायद क्या निकालना है, द मैक्सिमम वेट, तो उसमें जी और मल्टीप्लाई, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका भी। फिफ्थ क्वेश्चन की जरूरत है डिस्कस करने की, स्किप करें इसको? जी सर, इसको कर दिए, ये नहीं आता है मतलब आंसर नहीं आया इसका? सर, ये इसका कंसेप्ट ही नहीं आता है हमको। अच्छा, तो इसमें ये जो तीन ब्लॉक्स का सिस्टम है, इसमें राइट साइड 120 न्यूटन है और लेफ्ट साइड पर 50 न्यूटन है। तो पहला काम ये करो, इन तीनों को सिस्टम मान लेंगे तो कितना मास हुआ हमारे पास, टोटल कितना मास हुआ इनको सिस्टम मान करके, 7 kg। और उस पर टोटल कितना फोर्स है अनबैलेंस, 70। मतलब राइट साइड 120 न्यूटन लगा रहे हो और लेफ्ट साइड पर आप 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब ओवरऑल 70 न्यूटन हुआ ना। जी सर। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो कितना आएगा इसमें, सबसे पहला काम एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का क्या आएगा इसमें, तो पूरे 10 मीटर। ओके, उसके बाद हमें नॉर्मल कहाँ पे निकालना है,
कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के बीच में। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम 1 किलोग्राम वाली बॉडी का देखो, जो 1 किलोग्राम की बॉडी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो 1 किलोग्राम की बॉडी पर 120 न्यूटन का फोर्स राइट साइड पर लग रहा है, ये वाला जो कैपिट 120 न्यूटन लग रहा है इस 1 किलोग्राम के ऊपर, और ये 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम के कांटेक्ट में है। तो 4 किलोग्राम की बॉडी इस 1 किलोग्राम की बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी लेफ्ट साइड, और वही चीज सॉल्व करनी है आपको। और एक्सेलरेशन निकाल चुके हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका। तो न्यूटन लॉ 120 माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू इसका मास, ये 1 किलोग्राम की बॉडी है तो मास 1 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन 10, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 110 न्यूटन के बराबर, 110 वैल्यू। इतना ही करना होता है इसमें। सर एक बार 4 और 2 केजी के बीच में बता दिए, और ओवरऑल 4 केजी में कितना आएगा? तो 4 और 2 में भी ऐसे निकालना पड़ेगा तुमको, 2 किलोग्राम का भी ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2 किलोग्राम की बॉडी पर 4 किलोग्राम की वजह से राइट साइड नॉर्मल लगेगा और 50 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है। ये 2 किलोग्राम की बात कर रहे हैं और ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। तो इसकी भी न्यूटन लॉ लगाओ, n माइनस 50 इक्वल टू, मतलब नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो 20 70, मतलब 4 और 2 के बीच में 70 न्यूटन की फोर्स है और 1 और 4 के बीच में 110 न्यूटन की फोर्स है। प्रोसेस तो एक ही रहेगा इसमें, चाहे कहीं भी निकालना हो। सर कुछ कुछ क्वेश्चन से पूछते हैं कि 4 केजी में मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, ऐसे कुछ। नहीं, तो वो जब आएगा क्वेश्चन तो लैंग्वेज दीजिएगा तो क्वेश्चन, क्योंकि नेट फोर्स पूछ सकते हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा वो। सर तो मतलब 1 केजी और 4 केजी में, मतलब 4 केजी जो 1 केजी पे लगाएगा वो नॉर्मल, और 1 केजी और जो 4 केजी पे लगाएगा वो जो नॉर्मल है, दोनों बराबर ही होंगे सर एक्शन रिएक्शन पेयर से। हमेशा बराबर ठीक। होगा। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें सिक्स वाले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहली बात, जो प्लेटफॉर्म है वो एक स्मूथ सरफेस पर रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोप है, बॉय पुल्स द रोप विद अ कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन की। कंबाइंड मास ऑफ प्लेटफॉर्म एंड द बॉय इज 250 किलोग्राम और बॉक्स 500 किलोग्राम का है। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द बॉक्स बी 5 सेकंड्स के बाद। अभी आसान क्वेश्चन होगा। देखो, एक बी पर टेंशन फोर्स टी लगेगा और ए पर भी एक टेंशन फोर्स लगेगा, दोनों पर, और टेंशन फोर्स दे रखा है तुमको यहाँ पर। बॉय पुल्स द रोप विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यही टेंशन फोर्स की डेफिनेशन है, यानी कि टेंशन फोर्स 50 न्यूटन का आ गया। तो ऐसे में जो बी वाली बॉडी है इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि ये कितने से एक्सेलरेट करेगा, और वो जो मैन और बॉक्स है, मैन और प्लेटफॉर्म, ये मिल करके कितनी एक्सेलरेशन से आगे आएंगे। तो बी वाले का मास कुछ दे रखा है, कितना, 500 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम पे अगर हम 50 न्यूटन की टेंशन फोर्स लगाएंगे, 50 न्यूटन का टेंशन फोर्स 500 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी मिलेगी 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर की तरफ जो बॉय और प्लेटफॉर्म है ये मिल करके 250 न्यूटन के हैं, 250 किलोग्राम। तो 250 किलोग्राम के ऊपर भी 50 न्यूटन लग रहा है। सो 50 डिवाइडेड बाय 250 करोगे इसको, यानी इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी इसमें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल दो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसमें टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 सेकंड का टाइम दे रखा है, तो 0.3 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम 5, कुल मिला करके ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। सेवेंथ में देखिए, इसमें क्या करेंगे, ए और बी, तो इसमें भी सेम काम करो आप। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के अलग अलग फोर्स डायग्राम देख लो। ब्लॉक ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg की फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। ब्लॉक बी पर नीचे की तरफ कैपिटल एफ की फोर्स, उसका वेट mg, और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। ये ए और बी के डायग्राम्स हो गए।
सपोज बी वाला ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ए वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाओगे, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए ब्लॉक ए के लिए, और कैपिटल F प्लस एम जी जो डाउनवर्ड फोर्स है बी का, कैपिटल F प्लस एम जी बी का डाउनवर्ड फोर्स, और माइनस T इक्वल टू एम ए। अब मेरे ख्याल से इनको सॉल्व करके ना आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई, टेंशन की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो एक्सेलरेशन F by 2m, Yes, sir. जी सर। F by 2m, ठीक है, तो F by 2m अपवर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन। 8th वाले में इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाते हैं। 8th वाला फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर दो सरफेसेस हैं और ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके बीच में एक रॉड रखी है हमने। आएगा भी, रुक जाओ। अब इसमें ये रॉड है जो रेड कलर से दिखाई है ना, ये रॉड मान लें आप, रेड कलर वाले को रॉड मान लें, और इसमें ये कह रहे हैं कि रॉड का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये 4 मीटर पर सेकंड से इस वाले इंक्लाइंड सरफेस पे चल रहा है। ये दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं एक्चुअल में, ऐसे मानो इसको पी क्यू एक सरफेस और क्यू आर दूसरा सरफेस है, और रॉड हमारा जो है, रॉड का एक एंड हमारा 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इसको ए एंड दे दिया, इसको बी एंड का नाम दे दिया। अब बी वाला एंड कितनी वेलोसिटी चलेगा, तो बी वाला एंड पी क्यू के अलोंग आएगा, बी वाला एंड पी क्यू के अलोंग ऐसे। तो ये वेलोसिटी पूछी है कि बी वाला किस वेलोसिटी से चलेगा। देखो इसके लिए क्या करना है ना, तुम्हें लॉजिक क्या लगाना होता है इसमें, जो ये जो रॉड है, हम क्या करेंगे, रॉड को एक्सटेंड करते हैं, रॉड को ना एक्सटेंड करो आप, रॉड की लाइन को एक्सटेंड कर दो, और थोड़ा सा ये कैलकुलेट करके बताओ कि पॉइंट ए की जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और रॉड को जो एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन कर दे रॉड का अगर, तो ये कितना एंगल बनेगा 4 और रॉड के बीच में, ये एंगल, ये तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा यार, ये कैलकुलेशन ज्योमेट्री का पार्ट होगा, देखो कैसे होगा ये चीज। और ऐसे ही जो बी वाले की वेलोसिटी है, बी वाले की वेलोसिटी जो हम दिखा रहे हैं वी, ये वेलोसिटी और रॉड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये सॉल्व करना है आपको, ये एंगल सॉल्व करने हैं। यहाँ तो 30 B वाला डिग्री, 30, ये तो फिगर में दे रखा है 30, ये वाला एंगल देख लो, और ये एंगल 60 डिग्री, हाँ ये 90 डिग्री है यहाँ पर एंगल, ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, और अपोजिट साइड जा रहे पर ये भी 60 होगा। तो जो पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट पैरेलल टू द रॉड आएगा, रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में पॉइंट ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या लिखोगी इसको, 4 cos 60, cos 60, तो 4 cos 60। ये पॉइंट ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट है रॉड के पैरेलल, और पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है v, इसका कौन सा कंपोनेंट रॉड के पैरेलल जाएगा, अगर इसको v लिख रहे हो और ये 30 डिग्री, V cos 30, v cos 30, जस्ट इनको इक्वेट करना होता है, ये इनके टर्नर। दैट मीन्स इसका रूल ये है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी पैरेलल टू रॉड, ये सेम होना चाहिए एट बोथ एंड्स, यही इसका कंसेप्ट लगाते हैं उसमें, दोनों एंड पर ऐसा क्यों करते हैं, है जी। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं कि रॉड एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट चलती है, ये लेंथ बदल नहीं सकती। तो अगर पॉइंट बी रॉड के पैरेलल ज्यादा वेलोसिटी से चलेगा और पॉइंट ए रॉड के पैरेलल कम वेलोसिटी से चलेगा, या फिर ए ज्यादा वेलोसिटी चलेगा बी कम वेलोसिटी चलेगा, तो इमेजिन करो ना जरा, आप इमेजिन करो कि दो लोग एक लाइन पे चले, दो पर्सन्स हैं, वो एक ही रोड पे चल रहे हो, एक की वेलोसिटी v1 और एक की वेलोसिटी v2। अगर तुमको ये कहा जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन है, इनके बीच की डिस्टेंस ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, तो कौन सा पर्सन फास्ट चल रहा है इसमें, क्या कहोगे? अगर दो पर्सन्स एक ही डायरेक्शन में चलें और उनके बीच का डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा हो, कांस्टेंट डिस्टेंस पे आ जाए वो दोनों, तो क्या रिलेशन बनना चाहिए v1 और v2 के बीच में? So V1 equals to V2. यही लगा रहे कंसेप्ट, यही लगा रहे कि रॉड के अलोंग, क्योंकि ये रॉड की लेंथ तो चेंज हो नहीं रही, लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, तो पॉइंट बी का मोशन रॉड की तरफ और पॉइंट ए का मोशन रॉड की तरफ अलग अलग वेलोसिटी पे हो ही नहीं सकता।
अदरवाइज वो लेंथ एल जो है वो वेरिएबल लेंथ हो जाएगी फिर। सर तो इसमें दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी ना, साइन थीटा वाली भी, क्योंकि नहीं, वो जितना अमाउंट से ऊपर जाएगा उतने अमाउंट से नीचे आएगा। ये नहीं होता है, तो अलोंग वाला होता है भाई, अलोंग वाला। सर हाँ जी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से भी तो कर सकते हैं। हाँ वो भी वही चीज, तो बात वही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वही है, टेंशन मेथड जो है जी सर। उससे भी यही आएगा। सर साइन सर, थीटा वाला क्यों नहीं यूज कर सकते? उस मतलब जितना अमाउंट ऊपर जाएगा उस साइड से भी उतना ही अमाउंट नीचे आएगा। क्या रीजन देंगे उसके पीछे लॉजिक? जैसे इसका तो लॉजिक है कि लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, उसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक होना चाहिए ना, मतलब सर V2/V1 = tan थीटा होगा। भैया ये है 4 cos 60 बराबर v cos 30, और ये बात सही है, जिसको ऐसे ना समझ में आ रहा वो ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होता है। तो बाकी ये मेथड भी लगाओ तुम लोग भाई, कोई भी चीज हम बोल रहे हैं कि मान लो ये होना चाहिए तो कोई रीजन तो हो उसके पीछे। भाई आपने हमसे पूछा कि ये बराबर क्यों होंगे, तो मैंने रीजन बताया क्योंकि रॉड की लेंथ कांस्टेंट है। फिर भी दिखा देते हैं, ये एंड 4 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, ये v से चल रहा है, ये एंगल 30 डिग्री दिखा रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। अब इसको चाहो तो आप वर्चुअल वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। वर्चुअल मेथड ये हमें टेंशन मेथड की बी पॉइंट पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन इधर और ए पॉइंट पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं कि टेंशन फोर्स इधर और इधर लग रहा है। और हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि टेंशन का वर्क डन 0 आता है। तो पॉइंट बी पर अगर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी पर, तो टेंशन फोर्स और वेलोसिटी v और इनके बीच का एंगल 30 यानी cos 30। अब तो आप इसको पावर से भी कह सकते हो, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है ये, तो ये पावर निकाल दिया, पावर बाय द टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी एंड पावर बाय टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए, वो हो जाएगा टेंशन इंटू वेलोसिटी, वहां पर 4 है और फोर्स वेलोसिटी के बीच का एंगल 120 है, तो cos 120, और ये टोटल पावर 0 करो, इससे भी निकाल सकते हो, सेम चीज आएगी, वर्क बाय टेंशन फोर्स 0। सर तो इस वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ट्रायंगल AQB में डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो बच्चा, देखो मैं मना नहीं कर रहा है, इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है। देखिए पहले तो आपको एक ये वाला क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। एक ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इसका, जिसमें अगर कुछ कभी लगाया हो आपने कि इसमें भी ये रॉड होती है जो कि मूव करती है, मतलब एक तरफ वॉल पे होती है और एक तरफ फ्लोर होती है। तो इसमें भी तो ये पूछते हैं ना कि अगर ये हमारा कोई ए बी रॉड है और बी वाला पॉइंट स्लाइड करता हो वी स्पीड से और ये एंगल थीटा हो, तो फिर पॉइंट ए की क्या वेलोसिटी होती है? पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन सा लगा रहे हो वो आपकी चॉइस है भाई। VP cot थीटा। हाँ, tan थीटा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वी ए वेक्टर है ना, वी ए वेक्टर, इसको रिजॉल्व करो और इसका कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट ऑफ वी ए अलोंग रॉड यानी कि ए बी की तरफ, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा ये देखो पहले। तो अगर हम वी ए, ये इधर थीटा एंगल है तो यहाँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आएगा, तो उसका कंपोनेंट आ गया वी ए साइन थीटा वाला। और उसके बाद हम दूसरा क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वी बी निकालेंगे, वो भी अलोंग रॉड ए बी, यानी इसको भी ए बी यानी ए बी को एक्सटेंड करके और वी बी का कंपोनेंट यहाँ निकालेंगे, वी बी कॉस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स रॉड के अलोंग है, इनको इक्वेट करना होता है, यानी कि वी ए साइन थीटा की वैल्यू बराबर आनी चाहिए वी बी कॉस थीटा के। यही कंसेप्ट है, इसी को टेंशन मेथड से करो चाहे जिसमें मेथड से करो। नाइन्थ वाले में, इसमें मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन, इसको तो डिस्कस करना नहीं चाहिए। मास पुल्ड बाय द फोर्स, नाइन्थ वाला भी करना है कि डिस्कस, या हो जाएगा ये? सर इसका ए आ रहा था, मतलब सॉल्यूशन में बी दिखा हुआ है। जी सर यही हो रहा था। बी आ रहा है सर। ये ना आप लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब मैं बताऊं सच्चाई में, आप लोग क्लास के नोट्स को क्लास के बाद रिवाइज ही नहीं कर रहे हो।
पहले तो आप मना भी कर सकते, तो अब तो सारी वीडियोस हैं, तो अभी उसको मैं दिखाऊंगा कि कौन से वीडियो में किस मिनट के ऊपर ये डिस्कशन हुआ है। इसमें ये बताया गया था कि अगर आप यहाँ पर एक एम मास लगाते हो और इधर की तरफ एक फोर्स लगा करके खींचते हो, तो ये जो कैपिटल एफ लगाते हो ये ही टेंशन फोर्स बन जाती है। अगर आप डायरेक्ट फोर्स लगाते हो तो ये टेंशन बन जाता है। और इसी में ये डिस्कस किया गया था कि अगर हम यहाँ पर अगर हम सिचुएशन बदल करके दोनों तरफ दो मासेस लगा देते हैं तो सिचुएशन अलग हो जाती है। अगर हम यहीं पर दो मासेस लगाएं, एक तरफ m1 मास लगा दें और एक तरफ m2 मास लगा दें, तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो आप इधर फ्री बॉडी डायग्राम में m2g दिखाते हो, यहाँ पर टेंशन दिखाते हो, यहाँ पर m1g और यहाँ पर टेंशन। तो अलग अलग इक्वेशन बनाते हो कि अगर m2 नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा तो फिर m2g माइनस टेंशन की वैल्यू m2a के बराबर और टेंशन माइनस m1g बराबर m1a। तो इसको सॉल्व करने पर आता है आंसर आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। बट ये सिचुएशन अलग है, यहाँ पर हमने राइट साइड पर कोई मास नहीं लगाया ना, यहाँ पर कोई मास तो लगाया नहीं है, सीधा खींच रहे हो उसको। तो जब खींचोगे तो ये टेंशन फोर्स होगी, यानी कैपिटल एम पर जो हम टेंशन दिखाएंगे वो डायरेक्टली एफ के बराबर दिखाएंगे, एफ के बराबर। और एम जी। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन निकालनी है फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा एफ माइनस एम जी बराबर एम ए, डिवाइड कर दो, इससे आंसर आ गया। अब जो भी एफ की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दी गई है वो रिप्लेस करो। तुम्हारे क्वेश्चन में एफ की वैल्यू m2g के बराबर है। ये बी ऑप्शन सही है इसका। स्ट्रिंग पर फोर्स लगाना और ब्लॉक लगाने का डिफरेंस क्लास में भी डिस्कस किया मैंने, कि फोर्स लगाना मतलब डायरेक्टली टेंशन अप्लाई कर रहे हो, और ब्लॉक लगाने का मतलब टेंशन नहीं अप्लाई किया मैंने एक वेट लगाया है, टेंशन कुछ और आएगी उसमें। इसमें ब्लॉक ऑफ 10th में मास एम इनिशियली स्टेशनरी रिलेटेड टू द प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम, म्यू एस दे रखा है और नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड कैपिटल एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर नो रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब कि साथ साथ चले ये, तो कोई स्लाइडिंग ना हो उसके लिए ये साथ चले। तो ये हम क्या करेंगे देखो, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालते हैं इनको सिस्टम मान करके, पहले एक्सेलरेशन मानेंगे सिस्टम मान करके इनको। तो क्या आंसर आएगा देखो, यानी कि अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम को मिला करके एक सिंगल ब्लॉक मान लें, सिंगल ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय इनका मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आंसर आ जाएगा इसका, मतलब जितना फोर्स लगा रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मास लगा रहे हैं। सिस्टम मानने पर अंदर का फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स में होगा, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों ही ब्लॉक्स पर लगेगा। छोटे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी, तो राइट वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट साइड होगी। या अलग अलग भी कर सकते थे, अलग अलग ये कर लो कि जो एम मास है, छोटा वाला मास, उसके ऊपर कैपिटल एफ की फोर्स और अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन है, और कैपिटल एम वाले मास पर राइट साइड पर फ्रिक्शन है, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं। और क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल करो, और दोनों नो रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब जिस एक्सेलरेशन पे छोटा वाला मास चल रहा है उसी एक्सेलरेशन पे बड़ा वाला मास भी चलना चाहिए। तो अब और एक्सेलरेशन ये है कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यही वाला एक्सेलरेशन यूज कर लेते हैं। तो कैपिटल एम के लिए अगर हम न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनाएंगे तो कैपिटल एम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ अपॉन टोटल मास, और इसको कंपेयर करेंगे म्यू एस इंटू नॉर्मल से, और नॉर्मल यहाँ पर स्मॉल एम जी के बराबर आ जाएगा, तो इससे कैपिटल एफ की वैल्यू मिल जाएगी हमें। नहीं, क्या हुआ इसमें, एक और मिस्टेक है, हाँ सॉरी, ये तो एक्सेलरेशन है, लेफ्ट साइड पर कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, इसमें मास भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैपिटल एम का मास भी मल्टीप्लाई करो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी द फोर्स, जो कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की फोर्स को म्यू एस इंटू नॉर्मल के बराबर करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 11th में ये वाला मास लेफ्ट साइड की वॉल से अटैच है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि अनस्ट्रेस्ड लेंथ उसकी एल है, मतलब ये दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस ये अनस्ट्रेस्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये स्प्रिंग ऑब्वियसली कंप्रेस हो गई, नेचुरली इसकी लेंथ कम आ रही है तो कंप्रेस हो गया ये। तो अब हम छोटे वाले मास पर जो फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे, तो हमारे छोटे वाले मास पर फ्री बॉडी डायग्राम, इस वाले मास पर कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगेगा, mg का फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन वॉल की वजह से आएगी, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इसमें। अब कंडीशंस क्या क्या बोली गई हैं इनमें, ऑप्शन चूज करने चाहिए इसमें से। ओके, देखो इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मल और एफ को बराबर होना पड़ेगा और फ्रिक्शन को mg के बराबर होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 2mg अपॉन म्यू डी, ब्लॉक विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम। देखो ये जो कैपिटल एफ यानी स्प्रिंग का फोर्स है, ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग k मल्टीप्लाइड बाय x होता है, जिसमें x कंप्रेशन है। अगर नेचुरल लेंथ l थी तो ऑब्वियसली ये जो d डिस्टेंस है यही स्प्रिंग में कंप्रेशन भी होगा, कंप्रेशन की वैल्यू d के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो x है इसको रिप्लेस करके d करो, x को रिप्लेस करके हम यहाँ पर d के बराबर करेंगे, k इंटू डी स्प्रिंग फोर्स हो गया। और कंडीशंस ये लगा देते हैं कि इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश हो पाएगा जब स्प्रिंग वाली फोर्स k इंटू डी बराबर नॉर्मल के हो जाए, और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेट के बराबर हो जाए, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू mg। बट ये कंडीशन भी लगा होगा कि फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू mg, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। सो फ्रिक्शन की वैल्यू जो mg के बराबर है ये लेस देन इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल की वैल्यू k इंटू डी। ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ऑप्शन ए k इक्वल टू 2mg बाई म्यू डी, अगर k इक्वल टू 2mg बाई म्यू डी, तो एक काम करते हैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, k शुड बी मोर देन mg डिवाइडेड बाय म्यू डी। अब चेक कर लो, तो पहले वाले ऑप्शन में जो k दिया जा रहा है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या उस k की वैल्यू mg बाई म्यू डी से बड़ी दी गई है या mg बाई म्यू डी से छोटी दी जा रही है? क्योंकि अगर k mg बाई म्यू डी से बड़ा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम आएगा। तो k 2mg बाई म्यू डी है और कह रहा है कि ब्लॉक विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम, यानी तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई ना, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद कह रहे हैं k बराबर 2mg बाई म्यू डी, नॉर्मल रिएक्शन इज mg बाई म्यू, नॉर्मल रिएक्शन k इंटू डी के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन बराबर k इंटू डी। तो k इंटू डी यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से k इंटू डी की वैल्यू 2mg बाई म्यू बन रही है सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी 2mg, बी पार्ट के हिसाब से, बी पार्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2mg, तो फ्रिक्शन तो हमेशा mg के बराबर होगा, इट इज ऑलवेज mg, 2mg की कोई बात ही नहीं आ रही इसमें। और मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट टू कीप द ब्लॉक इन द इक्विलिब्रियम इज mg बाय म्यू डी, राइट, वो यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, यानी डी ऑप्शन हो गया इसका। सर इसमें कोई टॉर्क लग सकता है क्या? और बच्चे टॉर्क वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी आप मैकेनिक्स में बॉडीज को पार्टिकल्स मान के चल रहे हो, टॉर्क वाले कंसेप्ट रिजिड बॉडीज मानने पर आते हैं। ये सारे आर्टिकल्स में हम पार्टिकल मानते हैं इनको। ओके नेक्स्ट देखो, frictionless wire AB is fixed on a sphere of radius r. A very small spherical ball slips on it. The time taken by a ball to slip from A to B. अब देखिए, पहली बात ये फ्रिक्शनलेस है, तो A से B की तरफ कौन सा कंपोनेंट ग्रेविटी का आएगा? बिकॉज ग्रेविटी वैसे तो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो उसका कंपोनेंट जो AB की तरफ आएगा, कंपोनेंट G इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये एक्सेलरेशन हो गया AB की तरफ। और हम AB को कैलकुलेट भी कर सकते हैं यार, ये जो AB डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करो। A टू C तक का जो डिस्टेंस है वो सर्किल का डायमीटर है, यानी कि 2r है, और A टू B तक की डिस्टेंस के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो फिर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, 2r इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल है, तो 2r कॉस थीटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना है, 2r कॉस थीटा का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, और शुड बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स एक्सेलरेशन g कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। मतलब हम लोगों ने ये लगाया है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, एज्यूम करते हैं कि इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल कर जाएंगे,
यानी कि टाइम की वैल्यू आएगी √4r/g, जो कि थीटा के इंडिपेंडेंट है। क्लियरली हो गया, ऑप्शन सी है जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इसमें सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम, तो इसमें काम करेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसमें हम सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स पहले अलग से दिखाते हैं। ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम और ब्लॉक डी, इनके फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं। तो ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, या फिर सबसे स्टार्ट करें बी वाले से। तो बी वाले से स्टार्ट करेंगे तो इसमें M2G की फोर्स नीचे की तरफ और स्प्रिंग की फोर्स ऊपर। तो बी वाले पे M2G और स्प्रिंग फोर्स ऊपर, ये बी वाले का डायग्राम हो गया, M2G और स्प्रिंग फोर्स। ए वाले पे जब डायग्राम दिखाएंगे तो ए वाले पर स्प्रिंग का फोर्स नीचे की तरफ, उसका वेट नीचे की तरफ और ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स। तो ए वाले पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स T मान लेते हैं। ब्लॉक सी के डायग्राम पे जाएंगे तो ब्लॉक सी के डायग्राम में M3 वाले डायग्राम में M3 के ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स काम करेगी, M3 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग वाला फोर्स काम करेगा और M3 का वेट काम करेगा, तीन फोर्सेस काम करेंगी। तो M3 पर ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ उसका वेट M3G और नीचे की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स, तो उसको FS2 कर देते हैं और इसको FS1। स्प्रिंग 2 वाले को FS2 से डिनोट कर दीजिए, स्प्रिंग 1 वाले को FS1 डिनोट कर दिए। और डी वाले पे, तो डी वाले पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में M4G प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग है, और स्प्रिंग 2 की वजह से FS2, ये फोर्सेस बनेंगे इसके। और वो कह रहे हैं कि ये सब इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर है। तो ये सब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं तो ये सबसे पहले बी वाले की इक्वेशन बनाओ, बी वाले से। तो बी वाले से आपको मिल जाएगा, बी वाले की इक्वेशन से FS1 की वैल्यू डायरेक्टली M2G के बराबर आएगी, FS1 बराबर M2G, और M2G के हिसाब से वो 20 हो गया। फिर कैपिटल T, मतलब ये बी वाले की इक्वेशन लिखी है, अब ए वाले की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ए वाले की जब इक्वेशन लिखेंगे तो कैपिटल T जो ऊपर की तरफ है ए वाले में, और नीचे FS1 और नीचे M1G, तो FS1 की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो FS1 20 और प्लस M1G, M1 की वैल्यू 4 है, तो 40 प्लस 20 यानी टेंशन की वैल्यू 60 आ गई। अब आएंगे ब्लॉक सी के ऊपर, तो ब्लॉक सी के ऊपर टेंशन की वैल्यू बराबर M3G प्लस FS2। तो अब यहाँ से FS2 सॉल्व कर सकते हो कि FS2 की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू 60 आ चुकी है और M3G 20 यानी कि FS2 40 आ गया। एंड देन फॉर ब्लॉक डी, है ना, इसको एक्चुअली ये गलती हो गई, यहाँ पर T डैश डिनोट करना पड़ेगा, ये एक अलग टेंशन है। तो ब्लॉक डी के लिए हम T डैश सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्लॉक डी के लिए T डैश की वैल्यू बनेगी FS2 माइनस M4G, यानी कि 40 माइनस 10 30। तो ये सारे आंसर्स आते गए, 20 न्यूटन, 60 न्यूटन, 40 न्यूटन और 30 न्यूटन, ये सारे आंसर्स आ गए। अब 13th क्वेश्चन में कह रहे हैं इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है जब M3 को इफ द स्ट्रिंग G इज कट। कौन सी स्ट्रिंग कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर G वाली, यानी यह वाली, मतलब M4 के नीचे वाली स्ट्रिंग कट करेंगे। तो इससे इनमें से किसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, बताओ? डी। डी का। हाँ, और किसी का होगा डिस्टर्ब, बताओ? बोलो बच्चे जी। आपको कट तो ये वाली स्ट्रिंग कर रहे हो G वाली, और एक्सेलरेशन M3 की पूछ रहे हो आप, एक्सेलरेशन M3 की पूछ रहे हो, और M3 के नीचे भी स्ट्रिंग है। कैसे फर्क पड़ जाएगा बताइए? कि T डैश चेंज हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो उससे FS2 की जो वैल्यू होगी डिफर करेगी। नहीं करेगी ना, ये तो कंसेप्ट बिगड़ रहे हो। सेम रहेगा सबका। स्प्रिंग फोर्स में अचानक से कोई चेंजेस नहीं आते। स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इट कैन नॉट चेंज सडनली, अचानक से नहीं बदल सकते इसको। कैसे बदलोगे? स्प्रिंग फोर्स हुक्स लॉ के हिसाब से चलता है, F = kx। तो क्या अचानक से x बदल दोगे?
क्या किसी भी बॉडी की लोकेशन अचानक से बदल सकते हो कि अभी यहाँ पर है और अचानक से वो चेंज कहीं और चला जाए ऑल ऑफ सडन? क्योंकि वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो अगर सडन चेंज हुआ एक्स में, अचानक से चेंज कर जाए, सडन चेंज इन द एक्स, तो इसका मतलब तो डेल्टा एक्स जीरो हो गया और डेल्टा एक्स नॉन जीरो हुआ क्योंकि चेंज हो रहा वो, और अचानक चेंज हुआ है तो डेल्टा टी जीरो हो गया। तो नॉन जीरो बाई जीरो, इसका मतलब तो इनफाइनाइट वेलोसिटी चाहिए होगी हमें। और अल्टीमेट स्पीड लाइट की स्पीड है, तो लाइट से भी फास्टर कोई बॉडी थोड़ी चलेगी। आई मीन न्यूमेरिकली स्प्रिंग फोर्स को हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखना है। स्प्रिंग कट करने के बावजूद भी जी नंबर वाली स्प्रिंग कट करने के बावजूद भी स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 1 में जितनी फोर्स लग रही थी उतनी ही लगती रहेंगी। इमीडिएट, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको चेंज होने में, अचानक से चेंज नहीं कर जाएंगे। और इन्होंने इनिशियल पूछा है तुरंत वाला, तो इनिशियल एक्सेलरेशन के हिसाब से ना तो fs2 चेंज होगा ना fs1 चेंज होगा, दोनों ही चेंज नहीं होंगे। तो अब सर, बताओ। हाँ जी सर तो सपोज सर अगर स्प्रिंग की जगह कुछ स्ट्रिंग होती सर, वो तुरंत चेंज हो जाती मतलब काटने पे टी की, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम डी का डिस्टर्ब हो रहा है, तो सर फिर सी वाले में भी इफेक्ट होता है उसमें। हाँ, स्ट्रिंग में चेंज हो जाती है। तो इसका 13th का आंसर बताओ क्या आएगा यार। पहले तो जी वाली स्ट्रिंग कट कर रहे हो, अब M3 की जो फोर्सेस है यानी ब्लॉक सी, तो ब्लॉक सी का fs2 चेंज हो नहीं रहा, M3G चेंज हो नहीं रहा, मतलब ब्लॉक सी कहीं से डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा और पहले वो इक्विलिब्रियम पर है। क्या आंसर बनेगा इसका? 0। 0। 14th, अगर हमने स्ट्रिंग ई को कट कर दिया तो ई वाली स्ट्रिंग, इसको कट करें, स्ट्रिंग नंबर ई को कट करें अगर यहाँ पर जो है, यानी इसको कट करने का मतलब कौन सा टेंशन जीरो होगा इसमें, इन डायग्राम्स में से कौन सा टेंशन हट जाएगा? टी। टी। कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी हट गया। तो कैपिटल टी के हटने के बाद, कैपिटल टी के हटने के बाद अब आप बताओ ब्लॉक नंबर ए पर क्या फोर्सेस दिखेंगी तुम्हें अगर कैपिटल टी को हटा दो? तो अब ब्लॉक ए पर कितनी फोर्स हो गई, M1G और FS1। FS1 चेंज होगा नहीं, वो 20 ही रहेगा, FS1 20 रहेगा और M1G यानी कि 40। तो 40 और 20, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रिंग ई को काटोगे टेंशन टी जीरो हो गया, टेंशन टी के जीरो होने के बाद ब्लॉक ए पर दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी, इसमें से एक 20 न्यूटन है और एक 40 न्यूटन है, यानी कि टोटल 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक ए के ऊपर जिसका मास 4 किलोग्राम है, 60/4 करो, उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर स्प्रिंग 1 कट करते हो, तीसरा पार्ट है स्प्रिंग 1 काटते हो यहाँ वाली, और एक्सेलरेशन किसका निकालना है, M3 का, M3 यहाँ पर है। तो स्प्रिंग 1 काटने से क्या होगा, देखो स्प्रिंग 1 काटने से बताओ, स्प्रिंग 1 को काटने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, सिचुएशन देखो जरा। सर ए में टेंशन बदल जाएगी। देखिए इसमें तीसरे वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम स्प्रिंग 1 काट देंगे तो सिचुएशन हमारे पास कुछ ये बनेगी, हमारे पास लेफ्ट साइड रहेगा M1, उससे कनेक्टेड स्ट्रिंग, उससे कनेक्टेड पुली, उससे कनेक्टेड राइट साइड पर M3 और M3 के नीचे स्प्रिंग, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं। M3 पर नीचे की तरफ जो स्प्रिंग वाला फोर्स है FS2 वो चेंज नहीं होगा, और FS2 मतलब 40, तो 40 न्यूटन का इसके नीचे FS2 लग रहा है, FS2 लग रहा है 40 न्यूटन का, और M3 का अपना वेट नीचे लग रहा होगा M3G, वो 20 है, और M1 की तरफ M1 का वेट 40 है, और इन पे टेंशन फोर्सेस लगेंगी। अब इन पे अब टेंशन फोर्सेस लगेंगी, तो एक तरीके से ये पुली वाले सिस्टम हो गए, दो मासेस पुली से अटैच्ड है। तो मान लो इनकी एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, तो M3 के लिए इक्वेशन बनेगी 20 + 40 टोटल 60 न्यूटन डाउनवर्ड है, 60 - T इक्वल्स टू M3 × A, और M3 की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 2 × A।
और इधर m1 के लिए ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ 40 का फोर्स इक्वल टू m1a, पुली वाला सिस्टम m1 की जगह 4a करोगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो उसको। तो मेरे हिसाब से इनको ऐड करने से आएगा 60 माइनस 40 20 और इधर 6a, 20 इक्वल टू 6a, मतलब 20/6 10/3। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसमें से। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो m3 2 था, fs2 40 था, fs1 कट गया है, m1g और t। ठीक है बच्चा, नहीं आएगा इसमें ऑप्शन कोई। ठीक है जी, ये बोलो। जी सर सर टी डैश वाली जब स्ट्रिंग काट दी जाएगी तो सर m4 का एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? नाम, स्ट्रिंग का नाम बताओ यार। टी डैश वाली मतलब कि टी डैश का मतलब आप कह रहे हो जी वाली? यस सर। तो जी वाला अगर स्ट्रिंग काट देंगे, मान लो जी वाली Yes. स्ट्रिंग कट गई, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम तो बना है ना, आप खुद देखो, टी डैश चला गया हाँ सर 0 हो जाएगा। तो m4g कितना है? m4g है 10, यस सर। तो 10 न्यूटन नीचे और fs2 40 न्यूटन, तो 40 और 10 और टी डैश चला गया तो 30 न्यूटन का फोर्स बचा। यहाँ पर 30 न्यूटन की फोर्स बची 1 किलोग्राम के ऊपर। ओके ठीक समझ आएगा आंसर? है। यस। अब यहाँ देखो, 0.3 kilogram is connected to a light but rigid rotating shaft by the two strings. The masses moves in the horizontal circle of radius इतना। चुप, ठीक है जी। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखिए, शॉर्टर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम टेंशन, एंड द लॉन्गर स्ट्रिंग व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल इज मच स्ट्रॉन्गर। तो इसमें क्या होगा, इस मास पर एक टेंशन इस वाले स्ट्रिंग में लगेगा T1 और एक टेंशन इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में लगेगा T2 और नीचे एक mg, T1 T2 mg। और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो आप इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखा सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर r का। तो कुल मिलाकर के फोर्सेस क्या लग रही हैं? हॉरिजॉन्टली राइट साइड m ओमेगा स्क्वायर r, हॉरिजॉन्टली राइट साइड m ओमेगा स्क्वायर r, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, लेफ्ट साइड पर T2 और T1 को रिजॉल्व कर देते हैं तो T1 cos थीटा ऊपर की तरफ और T1 sin थीटा लेफ्ट साइड। अब इनको बैलेंस करो फोर्सेस को, हमने सेंट्रीफ्यूगल लगा करके सॉल्व किया इसको। अब इनको बैलेंस कर दो सारी इक्वेशंस को, तो इक्वेशंस बैलेंस करने से आ जाएगा T1 cos थीटा इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इसमें, और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी T1 sin थीटा प्लस T2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी होगी, कहीं दी है 30 डिग्री। अब आगे क्या करना है आपको, व्हाट इज द फर्स्ट 16th में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट निकालने हैं, जबकि विदाउट ब्रेकिंग द शॉर्टर स्ट्रिंग। शॉर्टर स्ट्रिंग मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली जिसमें T2 दिखाया है। तो इसका मतलब 16th क्वेश्चन के लिए आप T2 को मैक्सिमम वैल्यू के बराबर पुट कर दो, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी दे रखी है, ये क्या, 5√3। तो इनमें T2 को 5√3 के बराबर करके सॉल्व करेंगे, T2 इक्वल टू 5√3, और T1 एलिमिनेट हो जाएगा। एक्चुअली T1 कैसे एलिमिनेट होगा, आप ये जो प्लस T2 है, इस प्लस T2 को राइट साइड ले जाओ और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड पर cot थीटा आ जाएगा और राइट साइड पर mg डिवाइडेड बाय m ओमेगा स्क्वायर r माइनस T2। तो T2 की वैल्यू न्यूमेरिकल में मिल जाएगी तुम्हें, थीटा की वैल्यू दे रखी है, कुल मिलाकर के ओमेगा सॉल्व कर लेना, और ओमेगा को हम 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पूछी है इसमें। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट पूछे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड आएंगे, तो उसमें 60 और मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 60 इंटू एफ के बराबर आएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड मेजर की जाती है और यहाँ पर मिनट कैलकुलेट कर रहे हो। 17th कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट सो दैट द शॉर्टर स्ट्रिंग रिमेन्स टॉट। तो वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा आपका, इसी फॉर्मूले से। यहाँ से बेसिकली आ रहा है
देखो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा जाए तो T2 विल बी m ओमेगा स्क्वायर r माइनस एम जी टेन थीटा, इसी इक्वेशन में इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दूं। और रिमेन्स डॉट का मतलब T2 पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स T2 शुड बी पॉजिटिव। तो T2 पॉजिटिव करने के लिए आप ये कंडीशन लगा दोगे कि m ओमेगा स्क्वायर आर मोर देन एम जी टेन थीटा होना चाहिए, इससे आंसर आ जाएगा। और ओमेगा इक्वल्स टू 10√3 10√2 व्हाट एंगल द लॉन्गर स्ट्रिंग विल मेक विद द वर्टिकल, मतलब थीटा निकालना है आपको। ओमेगा इक्वल्स टू 10√2 पर थीटा की वैल्यू। तो ठीक है, मतलब बेसिकली इक्वेशन सारी तैयार हैं, इन्हीं इक्वेशन से लाओगे आप ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा इक्वल्स टू 10√2 पर जाना है हमें, तो 10√2 पर सॉल्व करना है व्हाट एंगल डज द लॉन्गर स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, मतलब कि एंगल थीटा सॉल्व करना है हमको उसमें, थीटा की वैल्यू वो भी इन्हीं इक्वेशन से आएगी। लेकिन इसमें T2 तो दिया नहीं है हमें, क्वेश्चन में T2 नहीं दे रखा, प्रॉब्लम ये है 18th क्वेश्चन में T2 मेंशन नहीं है कि T2 कितना होगा। तो जानते हो इसमें ये हो सकता है कि जो 16th वाला है, मे बी, अब मेरे पास आंसर्स नहीं है, बट ये हो सकता है कि शायद इस ओमेगा पर छोटी वाली स्ट्रिंग ब्रेक कर चुकी हो। ये हो सकता है कि इस वाले पर छोटी वाली स्ट्रिंग टूट चुकी होगी, तभी T2 नहीं दिया है क्वेश्चन में। यानी कि ओमेगा इक्वल टू 10√2 पर बेसिकली ये एक सिंपल पेंडुलम की तरीके से बन चुका होगा, छोटी वाली स्ट्रिंग टूट चुकी होगी और सिर्फ बड़ी वाली स्ट्रिंग बचेगी इसमें। तो जब सिर्फ बड़ी वाली स्ट्रिंग बचेगी और मान लो थीटा एंगल पर चलेगा ये, तो एज अ कोनिकल पेंडुलम काम करेगा। फिर ये सिर्फ एक स्ट्रिंग टेंशन बचेगा T2 0, मतलब छोटी वाली स्ट्रिंग को ब्रेक मान लेंगे, 100% होगा ये। वैसे भी पैराग्राफ है तो ये गारंटीड है कि 16 17 के बाद अगर ये पूछ रहे हो तो इसका मतलब या तो ये लूज हो जाएगी या फिर ये ब्रेक हो जाएगी, दो में से कोई एक काम होगा। तो हम कोनिकल पेंडुलम वाला रिजल्ट लगा देते हैं। कोनिकल पेंडुलम यानी कि अगर हम T2 को 0 कर देते हैं, इसी जगह पर T2 को 0 कर दो, तो T2 0 करते ही क्या होगा, T2 0 हो गया और उसके बाद फिर डिवाइड कर लो, मतलब बेसिकली कॉट थीटा की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर G डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर आर। सॉल्व कर लेना इससे, 100% T2 0 होगा, ये श्योर है, अदरवाइज सॉल्व हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट में the force F, mass m1 is hanging from the ceiling of elevator of mass m2, the elevator is being accelerated upward by the force F, find the acceleration of the elevator, पहला क्वेश्चन। तो भाई इसमें तो देखिए एलिवेटर के अंदर मास है, तो पूरे सिस्टम की बात करो ना, पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ F का फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ सिस्टम का मतलब सिस्टम में एलिवेटर भी है, सिस्टम का मतलब एलिवेटर और प्लस जो m1 मास है, दोनों को मिला करके कह रहा हूँ सिस्टम। तो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा m1 प्लस m2g, और एक्सेलरेशन a निकालने के लिए न्यूटन लॉ फॉलो करेंगे, तो कैपिटल F माइनस टोटल डाउनवर्ड फोर्स m1 प्लस m2g एंड इक्वल्स टू टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय a। सिंप्लीफाई करोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द मास m1, तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे m1 का इन फ्रेम ऑफ लेफ्ट, यानी ऑब्जर्वर को लेफ्ट के अंदर मान करके, एलिवेटर के अंदर मान करके। तो हम इस मास m1 पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें m1g दिखाएंगे, टेंशन दिखाएंगे, और क्योंकि एलिवेटर ऊपर है तो अगर हम अपना ऑब्जर्वर उसके अंदर मानते हैं तो हमें इस मास m1 पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा, जो कि m1 मल्टीप्लाइड बाय a स्यूडो फोर्स। और अब इसके हिसाब से हम लिखेंगे टेंशन T इक्वल टू m1 g प्लस a, और a की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से लानी पड़ेगी आपको, यहाँ से a की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो वो क्लियरली दिख रहा है मेरे ख्याल से, यही ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। ट्वेंटी वन,
ठीक है, देखिए ये जो बी है ना, बी का मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक रॉड लगा करके आपने बी को रोक रखा है कि बी आगे नहीं जा सकता, बी का मोशन नहीं होगा, लेकिन ब्लॉक ए का मोशन होगा। तो ब्लॉक सी अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो नेचुरली ब्लॉक ए भी ए एक्सेलरेशन से आगे आएगा। फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे वो देख लो, सीधी सी बात है फोर्सेस। तो M3G 20 टेंशन फोर्स T, M1 के ऊपर टेंशन फोर्स राइट, और ग्राउंड की वजह से ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन, ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन कोफिशिएंट वहां पर कितना दे रखा है आपको ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। तो ये म्यू इंटू अपने नॉर्मल जो ग्राउंड पे लगेगा वो M1 प्लस M2G होगा, M1 प्लस M2G। M1 और M2 दोनों 1 किलोग्राम के हैं, तो ग्राउंड वाला नॉर्मल 20 न्यूटन, और ए पर एक और फ्रिक्शन बी की वजह से भी लगेगा, दो फ्रिक्शन आएंगे क्योंकि बी वाली साइड भी रफ है। तो बी वाली साइड से फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और यहाँ पर नॉर्मल M2G के बराबर यानी कि 10 न्यूटन। अब इक्वेशन लगाएंगे तो पहले ब्लॉक सी के लिए जब इक्वेशन लगाएंगे तो ब्लॉक सी पर 20 न्यूटन डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ टेंशन बराबर इसका मास 2 इंटू ए। और अगर ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखें तो ब्लॉक ए पर टेंशन फोर्स फॉरवर्ड साइड पर, और उसके अपोजिट में दो फ्रिक्शन हैं, 20 इंटू म्यू और 10 इंटू म्यू, यानी कि 30 इंटू म्यू बराबर इसका मास 1 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो एक इक्वेशन यहाँ बन रही है, एक इक्वेशन ये बन रही है, हमारी दो इक्वेशन बन रही है। और म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/15, और मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा अगर ऐड कर दिया जाए दोनों क्वेश्चंस को, दोनों को ऐड करो, और ऐड करते ही तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी 3 आ रहा है 20 माइनस 30, और म्यू की वैल्यू 4/15 एंड डिवाइडेड बाय 3, 4 आ जाएगा आंसर। इसमें block is attached to one end of the light inextensible string which lies, पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने को समझा देते हैं इसको। block is attached to one end of the light inextensible string which lies along the line of greatest slope, ठीक है, hanging freely from the other end string particle m है, और इक्विलिब्रियम दिखाना है इसमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो देखिए इक्विलिब्रियम कब होगा इसमें यार, है ना, इक्विलिब्रियम कब आएगा इसमें, आसान क्वेश्चन। देखिए 10 किलोग्राम वाली साइड पर यहाँ पर 10 इंटू जी इंटू साइन थीटा, और इधर टेंशन फोर्स, इधर mg, और इधर भी टेंशन फोर्स। अब इक्विलिब्रियम कब आएगा इसका, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी है, रफ इंक्लाइंड प्लेन भी है, ठीक है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, बट मेरे ख्याल से इसमें म्यू दिया है नहीं दिया है देखना पड़ेगा। हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग पार्टिकल ऑफ लार्जर वैल्यू ऑफ m फॉर, ओके ये दे रखा है कि m की जो लार्जर वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम इज 15 किलोग्राम, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली इसमें दो केसेस बनेंगे, दो केसेस ये बनेंगे, 10 किलोग्राम पर एक कंडीशन में फ्रिक्शन नीचे दिखाओगे और एक कंडीशन में फ्रिक्शन ऊपर दिखाओगे, दो कंडीशंस आएंगी यहाँ पर। तो हम केस 1 मानते हैं जिसमें फ्रिक्शन हमारा डाउन द साइड लग रहा है, और केस 2 वो होगा जिसमें फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो पहले केस 1 की जब इक्वेशन बनाएंगे तो केस 1 की इक्वेशन में ये बनेगा 10 इंटू जी इंटू साइन एल्फा प्लस फ्रिक्शन एफ इक्वल टू कैपिटल टी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी टेंशन बराबर mg की। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, टेंशन बराबर mg करने पर m इंटू जी बराबर 10 इंटू जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, g से कैंसिल कर दीजिए और यहाँ g से डिवाइड कर देते हैं। और ऑब्वियसली जब यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन आ रहा है, तो जब हम f की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो नेचुरल सी बात है कि लेफ्ट साइड पर जो m है उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और सेकंड केस में जब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, मतलब कि टेंशन की डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन लगेगा तो इक्वेशंस क्या बनेंगे, देखो टेंशन प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू 10 इंटू जी साइन अल्फा के बराबर, और दूसरी इक्वेशन टेंशन बराबर mg हैंगिंग ब्लॉक के लिए। तो इसका मतलब टेंशन की जगह mg रिप्लेस करो, तो mg प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू 10g साइन अल्फा
और यहाँ से m10 sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई m। और अब अगर माइनस के बाद फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हो माइनस के बाद, तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन को सेपरेट कर दोगे यहाँ पर, तो नेचुरली लेफ्ट साइड पर जो m आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा। अब यही क्वेश्चन में कहा है, मैक्सिमम वाला आपको 15 किलोग्राम दे रखा है और मिनिमम वाला पूछा है आपसे कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम मास का सम जो आएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम कर दें अगर, तो फ्रिक्शन बाई m कैंसिल हो जाएगा और ये सीधा सीधा 20 साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर दे रखी है 0.8 की, तो 16 और मैक्सिमम 15 है, यानी कि मिनिमम 1 आ जाएगा मेरे ख्याल से इसका आंसर। मिनिमम मास जो आएगा वो 1 किलोग्राम के बराबर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। टू men A and B of equal masses are holding the free ends of a massless rope which passes over a frictionless light pulley. The man A climbs up the rope with acceleration 10 relative to the rope while man B hangs on without climbing. Find the acceleration of the B with respect to the ground। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये पुली हो गई मान लेते हैं, और इसके तरफ दो रोप्स हो गई, एक लेफ्ट साइड पर रोप है और एक राइट साइड पर रोप हो गई। तो राइट साइड पर भी एक मैन है, लेकिन वो मैन सिर्फ पुली से लटका हुआ है, इसे हैंग कर रहा है, चढ़ नहीं रहा है इसके ऊपर। और लेफ्ट साइड पर एक मैन है, वो मैन पुली पर क्लाइंब भी कर रहा है दो तरफ। तो इधर एक तरफ मेरे ख्याल से मास है 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम का कौन सा आदमी होता है भाई? बच्चा भी नहीं होता है। 7 किलोग्राम आर होल्डिंग द फ्री एंड्स ऑफ मासलेस रोप व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। मैन ए क्लाइम्स अप द रोप विथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रोप। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हैं, बट ये रियल नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू रोप दे रखा है क्वेश्चन में। ऑन वाइल द मैन बी हैंग्स ऑन विदाउट क्लाइंबिंग। ओके ठीक है, तो मान लेते हैं यार कि जो रोप है, ये रोप नीचे आ रही है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रोप नीचे की तरफ मान लेते हैं। तो जिस एक्सेलरेशन से ये रोप नीचे आएगी, ऑब्वियसली ये आदमी जो उस रस्सी से लटका हुआ है इसका भी सेम एक्सेलरेशन होगा। और इसके फ्री बॉडी डायग्राम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट आएगा 70 और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन आएगी। तो इधर वाले ब्लॉक की इक्वेशन बन जाएगी 70 माइनस टी, इनकी इक्वेशन बनेगी 70 माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू जिस एक्सेलरेशन से रोप चलेगी उसी एक्सेलरेशन से ये भी चलेंगे, तो 7 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ रोप, फर्स्ट इक्वेशन। अब लेफ्ट साइड पर क्या इक्वेशन बनेगी ये देखो, ये रस्सी ऊपर चल रही है, इस रस्सी में एक्सेलरेशन है ए आर का, ए रोप को मैं ए आर डिनोट कर रहा हूं, और उस रस्सी के ऊपर ये पर्सन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। तो ये वही हो गया कैरियर और ट्रांसपोर्टर वाला, जो आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर ट्रेन चल रही है v स्पीड से और ट्रेन के अंदर आप उसी डायरेक्शन में चले v डैश से, तो ट्रेन भी चल रही है और आप भी उसके अंदर उसी डायरेक्शन में चलोगे, तो आपकी जो टोटल स्पीड बनेगी वो v प्लस v डैश बन जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि अगर ये रोप ए आर एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है और उस रस्सी के ऊपर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहे हैं, इसका मतलब इस पर्सन की एक्चुअल एक्सेलरेशन, इस पर्सन का एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन बनेगा वो ए ऑफ रोप प्लस 10 के बराबर करो, और इसमें फोर्सेस क्या बनेंगे, तो इसमें भी ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और नीचे की तरफ वेट लगेगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी टेंशन माइनस वेट इक्वल टू इसका मास 7, लेकिन इसकी टोटल एक्सेलरेशन देखी जाएगी तो वो ए आर प्लस 10 के बराबर होगी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मेरे ख्याल से सॉल्व कर लें, इन दोनों को ऐड ही कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ये मुझे 7 किलोग्राम पर थोड़ा डाउट हो रहा है, 7 होना नहीं चाहिए ये मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 किलोग्राम तो बड़ा अजीब लग रहा, सुन के ही अजीब लग रहा है, 7 किलोग्राम का आदमी। तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पर 0 हो गया और राइट साइड पर आ जाएगा 14 ए आर प्लस 70। इसका मतलब ए आर की वैल्यू -5 आ रही है, यानी रोप 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही।
ठीक है, तो रोप अगर 5 आ रहा तो ये जो एक्चुअल एक्सेलरेशन आएगा ना इस एयर की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद, तो -5 + 10 यानी कि एक्चुअल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, जो पूछा गया है कि पर्सन बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या कह रहे हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड द प्लैंक ऑफ 2 किलोग्राम इज 0.4 वाइल बिटवीन द प्लैंक एंड फ्लोर इज 0.1, कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन लगाया। अच्छी बात है, ओके ठीक है। तो 1 किलोग्राम का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक 4 सेकंड्स के बाद क्या होगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक 4 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्टिंग? पहले तो इसमें ये चेक करो, पहले तो ये देखा जाए कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना यहाँ पर मोशन होगा या नहीं होगा, पहले तो ये चेक किया जाए। तो ग्राउंड पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, पहले ये देखो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स चेक करें कितना लग रहा है यहाँ पर। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ग्राउंड पे लग रहा है यहाँ पर, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ग्राउंड पर, हालांकि इसमें अब ये मान के चल सकते हो यार कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो मोशन तो हुआ ही होगा, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। ऊपर 1 किलोग्राम की बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स बैक दिखाओ F1 FB, B फॉर द ब्लॉक मतलब फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक। एक्शन रिएक्शन लॉ के हिसाब से 2 किलोग्राम पर ब्लॉक्स का फ्रिक्शन फॉरवर्ड और फिर 2 किलोग्राम पर ग्राउंड का फ्रिक्शन बैकवर्ड। मतलब FB फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स है और F ऑफ G फ्रिक्शन एट ग्राउंड है, फ्रिक्शन एट ग्राउंड। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि हम पहली पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कि दोनों के दोनों रेस्ट पर है, मतलब सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। पहली पॉसिबिलिटी, फोर्स लगाने के बाद भी सिस्टम रेस्ट पर है। अब ये देखेंगे कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ये हुआ तो ये तभी होगा जब कैपिटल F और FB बराबर आ जाए। सो FB इक्वल टू कैपिटल F और कैपिटल F की वैल्यू 10 न्यूटन और FB और FG बराबर हो जाए, यानी कि FG भी 10 न्यूटन आ जाए। अब ये पॉसिबल है या नहीं है वो इसके लिए कैसे चेक करेंगे? तो FB की लिमिट चेक करो कितनी होगी, FB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और FG की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उससे मालूम चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ब्लॉक्स वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 का है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक्स के बीच में 1 और 2 किलोग्राम है। तो जो नॉर्मल ब्लॉक के बीच में लगेगा वो 1 किलोग्राम की वजह से लगेगा, यानी कि 10। तो मैक्सिमम 4 है वो। और ग्राउंड का फ्रिक्शन निकालने के लिए ग्राउंड का कोफिशिएंट लेंगे 0.1 और नॉर्मल ग्राउंड पे, तो ग्राउंड का नॉर्मल 2 + 1 30, यानी कि वो 3 है। तो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन जो कि ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ये मोर देन FB मैक्सिमम आ रहा है और ये मोर देन FG मैक्सिमम आ रहा है, ग्राउंड से भी ज्यादा आ रहा है ये। तो इसका मतलब ये चीज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मतलब ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं रह सकता। ये क्लियर हो गया कि सिस्टम रेस्ट पे नहीं होगा। अब इसके बाद आता था दूसरी पॉसिबिलिटी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ये आती थी, सेकंड पॉसिबिलिटी दैट ये पूरा सिस्टम एक साथ चले, सिस्टम मूव्स टुगेदर वाली कंडीशन आती थी, और लास्ट में होता था कि ये अलग अलग चले। तो सिस्टम मूव्स टुगेदर, तो अब क्या करोगे इसमें? इसका मतलब कि एक्सेलरेशंस बराबर होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन जो 1 किलोग्राम का होगा वही एक्सेलरेशन 2 किलोग्राम का भी होगा। और 1 किलोग्राम की एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ के हिसाब से निकालेंगे तो 1 किलोग्राम पर कैपिटल F की फोर्स राइट साइड पर और ब्लॉक वाला फ्रिक्शन बैक साइड पर। तो कैपिटल F माइनस ब्लॉक वाला फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय इसका मास 1 इक्वल टू 2 किलोग्राम के ऊपर ब्लॉक वाला फ्रिक्शन फॉरवर्ड और ग्राउंड वाला फ्रिक्शन बैकवर्ड और डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन है, ग्राउंड वाला फ्रिक्शन, इसको तो अब आप 3 न्यूटन कंसिडर करो, क्योंकि ये काइनेटिक वाला लग रहा होगा, बॉडी मोशन में जा रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यूज करेंगे 3 न्यूटन और कैपिटल F 10 न्यूटन के बराबर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सॉल्व होगा 10 माइनस FB डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू FB माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और इससे FB की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आती है। तो 20 माइनस 2 FB इक्वल टू FB माइनस 3 23 हो गया और इधर F3 23/3
23/3। भाई पता नहीं, मेरे को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, आगे 8 के आसपास आ रहा है, जो कि मोर देन मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसमें। ना तो पॉसिबिलिटी 1 बची, ना पॉसिबिलिटी 2 बची। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दोनों जगह पर काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब दोनों ही जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तब हम क्या करेंगे? नाउ नाउ ये क्लियर हो गया कि ऑल फ्रिक्शंस आर काइनेटिक। तो जब सारे ही फ्रिक्शन काइनेटिक हो गए तो जो एक्सेलरेशन ऊपर 1 किलोग्राम की आएगी, ऊपर वाला 1 किलोग्राम ये जो है, उस पर कैपिटल एफ राइट साइड पर और ब्लॉक वाला फ्रिक्शन लेफ्ट काइनेटिक हो जाएगा। तो ब्लॉक वाले फ्रिक्शन की हम हाईएस्ट वैल्यू 4 न्यूटन ले लेंगे। तो कैपिटल एफ 10 और 4 न्यूटन का फ्रिक्शन और 1 किलोग्राम की बॉडी, तो 10 न्यूटन का फोर्स, उसके अपोजिट में 4 न्यूटन का फ्रिक्शन और 1 किलोग्राम की बॉडी, यानी कुल मिलाकर के ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हाफ डिस्प्लेसमेंट के लिए 6 और टाइम का स्क्वायर 4 स्क्वायर है, 4 सेकंड्स में निकालना है मेरे को। तो 16 8 48 मीटर का आंसर। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन ये भी उसी के ऊपर है, वैसा ही लग रहा है ये भी। v1 और रखा है, इतना रखा है, स्पीड ऑफ ब्लॉक A रिलेटिव टू द B इन 3 सेकंड इफ द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज 3x। अब तो इसमें तो वैसे भी देखो, अब इसमें एजम्पशन मानने की जरूरत ही नहीं है। तो वो खुद कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ ब्लॉक A रिलेटिव टू B इन 3 सेकंड्स 3x है, मतलब B और A में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है, B और A रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग ही रहा होगा। तो ब्लॉक A पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक्स वाला फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन से FB इधर, तो ये FB काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से लग रहा है मेरे को कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये म्यू इंटू एन से रिप्लेस करो, और म्यू ब्लॉक्स के बीच वाला कहीं ना कहीं लिखा होगा उसमें, बिटवीन A एंड B 0.5। तो 0.5 और नॉर्मल जो होगा वो ब्लॉक A और B के बीच में जो लगेगा यहाँ पर, वो ब्लॉक A के मास के हिसाब से लगेगा। ब्लॉक A का मास 10 किलोग्राम है, तो ये इंटू 10 इंटू G 100, यानी कि कुल मिलाकर के 50 न्यूटन। और फ्रिक्शन एट ग्राउंड वो भी काइनेटिक हो गया क्योंकि बॉडीज मोशन में है, तो वो भी म्यू इंटू एन होगा, लेकिन यहाँ पर म्यू ग्राउंड वाला यूज करेंगे, और ग्राउंड वाला म्यू 0.1 है। और नॉर्मल रिएक्शन जब लेंगे तो ग्राउंड पर, तो वो A और B का टोटल मास कंसिडर करेंगे 10 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, यानी कि 18 इंटू G 180, कुल मिलाकर के ये 18 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब जब एक्सेलरेशन A वाले ब्लॉक का निकालेंगे और एक्सेलरेशन B वाले ब्लॉक का निकालेंगे, तो अलग अलग करो। A वाले ब्लॉक पर कैपिटल F की फोर्स और उसके अपोजिट में FB वाली फोर्स डिवाइडेड बाय उसका मास 10, और B वाले ब्लॉक पर फॉरवर्ड FB और बैकवर्ड में ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर ग्राउंड फ्रिक्शन आएगी, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ B 8। वैल्यूज रखोगे, कैपिटल F 180 है, FB की वैल्यू 50 है, डिवाइडेड बाय इसका मास 10, कुल मिलाकर के ये 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। FB 50 माइनस ग्राउंड 18 डिवाइडेड बाई 8, 32/8, कुल मिलाकर के ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और स्पीड ऑफ ब्लॉक A रिलेटिव टू द ब्लॉक B, तो पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B करोगे, रिलेटिवली 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर उससे बाद रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम रिलेटिव एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 3 बराबर 27 मीटर पर सेकंड। तो 3x कह रखा है, 3x की वैल्यू हुई, मतलब 27 मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू ऑफ 3x। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो बनेगी वो 9 हो जाएगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, सर हो गया। हाँ
सर पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं अभी मतलब नहीं चैप्टर अभी से? नहीं अभी नहीं अभी नहीं